इसमें क्या इशू है? पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, कराची इज द मोस्ट एक्टिव। बताएं। सर इसमें मोस्ट कट हो जाएगा क्योंकि एक्टिव है तो वो एक्टिव है ही। अच्छा, ये तो आपने काफी साइंटिफिक बात कर दी है। एक्टिव है तो एक्टिव है, मोस्ट कट जाएगा? नहीं, वो कह रहा है कि भाई 10 डिफरेंट सिटीज में से एक कराची है तो मोस्ट आना कोई इशू नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, कोई मसला नहीं है। 10 से कंपैरिजन किया ना उसने। कोई और जी मिस्टेक है? सर। कोई और मिस्टेक है? सर इसके स्टार्ट में आएगा कोई लफ्ज वाइल आएगा, वाइल पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट। वाइल, देखो मेरी ये बात वाला मैंने सुनो। पढ़ा हुआ है। हम्म ये काफी टेक्निकल है, ठीक है। और इस तरह की चीजें, इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज नहीं करते। नंबर वन, अगर कर जाएं खुदा ना खास्ता, तो वहीं पर जो है ना हम पकड़े जाते हैं कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज। अब यहां पर बात कर रहा है कराची इज द मोस्ट एक्टिव। देखें, ये जो सिटीज हैं, कोई बंदा है वो इन सिटीज से गुजर रहा है। अब आपने ध्यान से बात को समझना है। ये सिटीज तो कहीं से नहीं गुजर रहे ना। ये पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, इसका मतलब है कि कोई बंदा है जो इन सिटीज से गुजर रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? ये बात तो 100% श्योर है कि कोई बंदा है जिसने कहा है कि कराची जो है वो मोस्ट एक्टिव है। कराची से तो कराची नहीं गुजर रहा, किसी सिटी से सिटी तो नहीं गुजर रहा। इसका मतलब कोई शख्स ऐसा है। और वो शख्स क्या इसमें मेंशन है? ध्यान से देखें। क्या इसमें है कि अली पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, अली वहां से गुजरा हो, मैं गुजरा हूं, कोई इसमें मेंशन है? नहीं मेंशन। इसका मतलब जो शख्स इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो शख्स इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो तो सेंटेंस में हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसको कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। इसको कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। यहां पर जो इश्यू है इस सेंटेंस में, इसको कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। इसका मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो क्लियरली स्टेट ही नहीं हुआ, एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, मेंशन ही नहीं है क्लियरली। ठीक है। ये है पार्टिसिपल फ्रेज, पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज। जब आप पार्टिसिपल फ्रेज को यूज करते हो, और पार्टिसिपल फ्रेज को फिक्रे के स्टार्ट में यूज करोगे, सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर दिया आपने, उसके बाद कोमा लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप कोमा लगाओगे, फौरन आपका मेन सब्जेक्ट आना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जिसने काम किया है वो आना चाहिए। दोबारा देखें। पासिंग थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज। अब कराची तो खुद एक सिटी है, तो कराची तो नहीं गुजरा। कोई बात समझ आई है? तो यहां पर ऐसा क्या लगाएं कि ये इस कोमे के बाद आ जाए मेन सब्जेक्ट। सेट करो, इसको कोशिश करो बनाने की। सर इधर आएगा ही फाउंड तो नहीं आएगा? हाँ, याद आ गया आपको? पासिंग थ्रू जी 10 सर। डिफरेंट सिटीज, ही फाउंड, आई फाउंड, अली फाउंड दैट। ठीक है, ये दैट ना भी लगाओ। अली फाउंड दैट कराची इज द मोस्ट एक्टिव। कराची इज द मोस्ट एक्टिव। यहां आपने इसका यूज कर दिया ही, ये सब्जेक्ट लगा दिया। और भी तरह चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है। पासिंग थ्रू डिफरेंट सिटीज, ही ऑब्जर्व्ड दैट, जरूरी नहीं फाउंड लगा हो, ऑब्जर्व्ड दैट कराची इज द मोस्ट एक्टिव। ही स्टेटेड दैट, ही पेंड दैट। पेंड मतलब लिखा उसने, किसी राइट में लिख दिया, आर्टिकल में लिख दिया।
तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। एक एक और है इस तरह की करेक्शन, अगर मेरे जहन में आ जाए तो, या हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, होगी यहीं कहीं। स्कॉर्पियन वाली है। स्कॉर्पियन की क्या स्पेलिंग होती है? अच्छा चलें, छोड़ें। इस तरह का हम और बनाने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं और भी आगे आएगी। चलें, फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या इसका था। बहरहाल ये आपने इस चीज को समझ लिया। और भी इसका हो सकता है, अगर इसको चेंज करना हो, अगर आपने, जरूरी नहीं है कि डैंगलिंग मॉडिफायर के थ्रू जाओ। जाओ, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है इसकी जगह आप कह दो, ऑफ द 10 cities वी पास्ड थ्रू कराची इज द मोस्ट एक्टिव, ये भी हो सकता है। चलो, तो बस आप डैंगलिंग मॉडिफायर को देखें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी। ही वॉज लेड अप फॉर 6 weeks विद 2 broken ribs। ही, हाँ जी बताएं, क्या बन सकता है इसका? आसान सा है, बहुत आसान है। ही वॉज लेड अप, लेटा रहा, क्योंकि उसके पसलियां टूट गई थी। ही वॉज लेड अप फॉर 6 weeks विद 2 broken ribs। चलें, शाबाश। सर इधर फार का इस्तेमाल हुआ है तो वो होगा, इसका क्या कहते हैं, हैड बीन लाइंग लाइंग होगा। वेरी गुड जी, हैड बीन वेरी गुड। लाइंग अप। हम्म। ही हैड बीन लाइंग अप फॉर 6 weeks, इस सिंस फार को देखना आपने। जब सिंस फार आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करो, वेरी सिंपल। ठीक है, अंटिल यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस। जब तक तुम आइडल रहोगे, सुस्त रहोगे, कोई तरक्की नहीं करोगे। इसका मिस तो नहीं हुआ? एक मिनट, ये ऊपर वाला मिस हो गया। समवन शोड द विजिटर्स इन द रूम, इसका बनाएं, क्या बनेगा? समवन शोड द विजिटर्स इन द रूम। ये जो है ना, शो, शो के साथ प्रपोजिशन आती है टू, तो आप इस इन को काट के टू लगा दें। समवन शोड द विजिटर्स टू द रूम, रूम का रास्ता दिखा दिया विजिटर्स को। अब देखें, अंटिल यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस। हाँ जी, सोचें क्या बनेगा इसका। अंटिल यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस। देखें, ये एक जनरल बात है। अंटिल यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस, जनरल है कि नहीं है? कोई भी शख्स, वो जो सुस्त रहेगा, क्या वो प्रोग्रेस कर सकता है, तरक्की कर सकता है? नहीं। यहां पर जो अंटिल का यूज है ना, अंटिल का यूज ये बताता है, अंटिल का मतलब होता है कोई पॉइंट इन टाइम हो, अगर अगर किसी वक्त की तरफ कोई से इशारा किया गया हो, ठीक है, कोई वक्त है, कोई इवेंट है, उसकी तरफ अगर इशारा किया गया हो तो अंटिल ठीक है। लेकिन ये तो एक जनरल ट्रुथ बता दिया, एक जनरल हिकायत बता दी है, तो फिर यहां अंटिल ना लगाएं, यहां पर आप लगा दें इफ यू रिमेन आइडल, कोमा, यू विल मेक नो प्रोग्रेस। इफ इफ यू रिमेन आइडल यू विल मेक नो प्रोग्रेस। भाई सिंपल है ना। नेक्स्ट देखें, इट इज वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग।
इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग टू बी डिवोटेड टू लाइंग एंड चीटिंग। यानी कि आप जो चीटिंग और लाइंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, उसके लिए डिवोटेड रहना, ठीक है, वो बहुत गलत है। यहां पर जो मिस्टेक है वो अंडरस्टैंड ऑफ वर्ड है, कि आपने अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। जो डिवोट होता है ना, डिवोट, ठीक है, किसी चीज की तरफ झुकाव होना, रुझान होना, ठीक है, वो पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आप दीन के लिए डिवोटेड हो सकते हो, ठीक है, लेकिन लाइंग एंड चीटिंग तो दो गलत अल्फाज हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो उनके लिए डिवोट नहीं हो सकता। आप उसके लिए कहो इनक्लाइंड टू लाइंग एंड चीटिंग, क्या क्या कहेंगे? इट इज वेरी रॉन्ग टू बी inclined to lying and cheating। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट देखें, ही टोल्ड मी दैट ही इज वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो ये इस बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं बना रहा हूं, इसका यही बनेगा ना। ही टोल्ड मी दैट ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, ठीक हो गया। बताएं जी। ये सर सेकंड ही टोल्ड मी है तो होगा टोल्ड ही वाज टोल्ड नहीं वेटिंग फॉर आएगा मी। यहाँ पर। वाज का इस्तेमाल होगा, क्या आएगा? वाज आएगा इसकी जगह। किसकी जगह ओ आवाज आएगा? सॉरी, ये कह रहा हूँ कि ही हैड बीन वेटिंग आएगा। हाँ जी, गुड, शाबाश। ही हैड बीन वेटिंग। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में इसने यहां पर ये इज भी गलत लिखा है, वो एन मुमकिन है, इसको लिखना चाहिए था ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो बहरहाल इसने प्रेजेंट का यहां पर डबल डबल ट्विस्ट दिया है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो या तो इसको इज को अगर हैज बीन बनाना होगा तो हैज बीन बना देंगे, वरना इज को वाज बना देंगे। तो दोनों गलत हैं, ना वाज बनाना ना हैज बीन बनाना, इसको हैड बीन बनाए। इस चीज का ध्यान रखें, टोल्ड मी है तो हैड बीन बनाए ना। नेक्स्ट देखते हैं जी, द हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट बिकॉज ऑफ इट्स रेड डोर। स्टूड अप, ये गलत है, ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज है ये स्टूड अप, ये गलत है। स्टूड अप का मतलब होता है भाई जिस तरह कोई चीज खड़ी है, ठीक है, कोई चीज खड़ी है, स्टूड अप है। जिस तरह कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, टीचर कहते थे स्टैंड अप। तो हाउस स्टूड अप इन द डल स्ट्रीट, हाउस वो जो, तो यहाँ पर हाउस के लिए स्टूड अप वर्ड जो है ना वो इम्प्रॉपर है, सही नहीं है। अगर घोड़ा हॉर्स खड़ा हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन हाउस खड़ा है, इसका क्या मतलब है? तो इसकी जगह आप लगाएं स्टूड आउट। स्टूड आउट का मतलब क्या होता है? स्टूड आउट का मतलब होता है एक चीज जो किसी जगह पर है, वो वहां पर नोटिस हो रही हो, नोटिसेबल हो, प्रोमिनेंट हो बाकी जगहों की निस्बत। बाकी उस जो मुकाम पर जो बाकी चीजें, उसकी निस्बत जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो, उसको कहते हैं स्टूड आउट। द हाउस स्टूड आउट इन द डल स्ट्रीट, ठीक है, वो स्ट्रीट डल है,
लेकिन वो जो हाउस है वो प्रोमिनेंट है, वो स्टूड आउट है बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। नेक्स्ट है जी, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। जी बताएं, क्या है इसमें मिस्टेक? हाँ जी, जब भी आप देखें यहां पर है, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स हैं, कोई खास किस्म के आर्टिकल्स हैं। ये जो द है ना, ये डिफाइनिंग आर्टिकल है। डिफाइनिंग आर्टिकल, तो डिफाइनिंग आर्टिकल के साथ आप दैट का यूज करो, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग यानी कि ए या एन, उसके साथ आप विच का यूज करो। ये आपने करना है। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट दैट ही वांटेड टू सेल, वो आर्टिकल जो वो लेकर आया है, वो वांट सेल करना चाहता है। अगर ये यूं होता, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स, ही ब्रॉट एन आर्टिकल टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल, फिर ठीक था। यूं भी हो सकता है। चलें जी नेक्स्ट। जी, व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, इट इज कॉन्फिडेंशियल। व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, एक बात हो गई। उसको चाहिए था कि फुल स्टॉप लगा के कहता इट इज कॉन्फिडेंशियल। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क पता नहीं कहाँ से आ गया। क्वेश्चन मार्क इससे इसलिए लगाया क्योंकि व्हाट का इस्तेमाल आ गया और डज का इस्तेमाल आ गया। हाँ जी, ये है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ा सा पढ़ाया आपको एडवांस इंग्लिश, ऐसे ना। वो भी पेंडिंग है हमारे लेक्चर्स, वो आपको मैंने डिलीवर करने हैं ऐसे से पहले इंशाल्लाह। ऐसे के तो ये देखें, बताएं, पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है। सर इधर एट बाद में आएगा इस पहले आएगा? यहां पर ये जो डज है, डज, ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये है इन्फोर्स करने के लिए। ये सिंपल ही है, ये डू डज वाला क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ये एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स में से आता है। व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, यह ये पूरा एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद इट क्यों लगाएंगे? इट भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इट भी तो सब्जेक्ट है, और ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो वो कहता है व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल। क्वेश्चन मार्क भी हटाएं, फुल स्टॉप लगाएं, वेरी सिंपल। समझ आइए ऊपर से गई है। सर इसमें जी सिर्फ सर यही आगे। चेंज करना है कि क्वेश्चन मार्क हटाना है, बाकी पूरा का पूरा सही लिख देना है जैसे नहीं, पहले ये लिखा हुआ इट है। भी हटाना है, इट भी। इट सही को है। काटो, मैंने यही तो कहा है आपको कि व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, ये पूरा सब्जेक्ट है, फिर इट क्यों आ गया? इट को काट दो। व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, बस। डॉक्टर जो भी कुछ पेशेंट को बताता है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट डोंट मेक्स मी वेरी केयरफुल
अबाउट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। इट इज अ फैक्ट दैट, ठीक है, इट इज अ फैक्ट दैट। सोचो इसमें क्या मिस्टेक होगी। सर इधर मेरे ख्याल में इट इज अ फैक्ट है तो दैट नहीं आएगा। सिर्फ दैट आएगा। हम्म। दैट नहीं आएगा मेरे ख्याल में। यहाँ पर वेन एवर इधर की जगह शायद कोई और वर्ड आए। हम्म। वेन एवर की जगह भी कोई नहीं आना। इसमें आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बताओ इसमें क्या है। आई है। हाँ, आई है, सब्जेक्ट होता है आई। आई सब्जेक्ट दरमियान में आ गया हो तो जरूरी तो नहीं कि आई सब्जेक्ट होगा। देखो इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। इट इज अ फैक्ट दैट, ठीक है, इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रोन्ड। यहां तक तो बात ठीक है। इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, मैं तो डूब ही गया था। मेक्स मी वेरी केयरफुल, यहां से स्ट्रक्चर खराब कर देता है वो कहता है मेक्स मी वेरी केयरफुल। ये ध्यान से मेरी बात सुने, ये जो है ना, मेक्स मी वेरी केयरफुल, ये सेंटेंस का मेन वर्ब है। यहां तक ये बात क्लियर है कि इसका मेन वर्ब पकड़ लिया आपने। मेन वर्ब क्या है? मेक्स मी वेरी केयरफुल। जी। यहां पर देखिए वर्ब कौन कौन से हैं। ड्रोन्ड, डूब गया था, वर्ब है। गो, वर्ब है। ड्रोन भी वर्ब है। मेक्स भी वर्ब है। गो भी वर्ब है, तीन वर्ब है इसमें। लेकिन इसका मेन वर्ब कौन सा है? इसका मेन मेन वर्ब है मेक्स। ये मेक्स, ये इसका मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब आपने शनाख्त कर ली, मेन वर्ब तो समझ आ गया, उसके बाद उससे आने वाले जितने भी ये जो सेंटेंस वर्ड्स का जो मजमुआ है, उसको आपने एक सब्जेक्ट की शेप देनी है कि सब्जेक्ट की शेप सही हो। जिस तरह देखें, व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, मैंने कहा ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। व्हाट डज अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर, ये एक सब्जेक्ट है। यहां पर आप कंफ्यूज हो गए थे भाई, ईट तो सब्जेक्ट है। इसी तरह ये शब्द लगाएं, इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रोन मेक्स मी वेरी केयरफुल। यहां पर अब इसका सब्जेक्ट देखें, क्या इसके सब्जेक्ट में क्या कमी है? क्या इसका सब्जेक्ट अपनी फॉर्म में है? क्या इसका सब्जेक्ट अपनी सही तरतीब में है? ठीक है। जब आप बात करते हो, जब आप बात करते हो इट इज अ फैक्ट, अच्छा, द फैक्ट, अब बताओ कौन सा दोनों में से कौन सा ऐसा लग रहा है जो सब्जेक्ट हो? नीचे वाला या ऊपर वाला? इट इज अ फैक्ट और द फैक्ट, एक सब्जेक्ट बनाना है हमने, मतलब पूरा एक सब्जेक्ट, एक पूरा जो सेंटेंस वर्ड्स का मजमुआ पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इट इज अ फैक्ट में क्या इट सब्जेक्ट नहीं है? जी सर। और द फैक्ट ये पूरा एक सब्जेक्ट है, द फैक्ट ये एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहां पर उस सब्जेक्ट के साथ ये क्लॉज ऐड की हुई है। इस बात को भी आप ध्यान से समझे, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, आपने वो स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए नहीं है ना, तो आपके लिए ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा। दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, ये क्लॉज है जिसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। इस क्लॉज के साथ एक बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट आना चाहिए। इट इज अ फैक्ट तो सब्जेक्ट ही नहीं है,
ये तो पूरा एक सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस के बाद पूरा क्लॉज हो रहा है, तो फिर सब्जेक्ट क्या है? हाँ भाई, दिमाग घूम तो नहीं रहा? दोबारा समझे। आपने इसका मेन वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया। मेन वर्ब से पहले जो कुछ भी हिस्सा है वो तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। अब सब्जेक्ट आपका ठीक ही नहीं है। इस सब्जेक्ट में ये जो दैट क्लॉज है, ये दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, ये एक क्लॉज है। इस क्लॉज को भी तो प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए, हेड वर्ड उसको कहते हैं, हेड वर्ड। इट इज अ फैक्ट। तो एक, बताएं, अगर मैं ये कहूं इट इज अ फैक्ट, ये एक सेंटेंस है, तो क्या गलत होगा? क्या ये एक सेंटेंस नहीं है, इट इज अ फैक्ट? इट इज एन एप्पल। जी। इट इज एन एप्पल होता है ना सेंटेंस? जी सर। तो ये भी एक सब, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो उस सेंटेंस को यहां भी कंप्लीट कर दिया, फिर उसके साथ दैट क्लॉज भी लगा दी, फिर मेन वर्ब भी लगा दिया, तो कोई तुक नहीं बनता। तो आप सिंपल क्या कहोगे? सिंपल तो ना हुआ। आप कहो द फैक्ट। इसको क्या कहोगे? द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। हाँ भाई, कुछ ना कुछ समझ आई है, कुछ ना कुछ तो आई होगी। जी सर, आ गई है कुछ। चलो ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वेरी सिंपल है। डिड दे नॉट कंसीडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग? डिड दे नॉट कंसीडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग? क्वाइट पेयर ऑफ वर्ड की मिस्टेक है जी। यहां पर आप क्वाइट ये वाला लगाएं, क्वाइट। QUIET क्वाइट होता है खामोश, QUITE क्वाइट मतलब मुकम्मल तौर पर कन्विंसिंग था। स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पेयर ऑफ वर्ड की जो है ना वो ट्विस्ट है इसमें। सेंट पीटर्स एट रोम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज। हाँ भाई, बताएं क्या मिस्टेक है? सेंट पीटर, देखें, सेंट पीटर एक एस। चर्च है, वो रोम में है। इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज, बताएं, मुझे तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। सर इधर सर अभी प्रेपोजिशन आपने की बोला है। कि वो रूम में है, तो इन आएगा। नहीं, ये इन वाली मिस्टेक नहीं है। लोकेशन बता रहा है ना वो, लोकेशन बता रहा है। वो एट भी लगा सकते हैं, एट जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताए फिर तो फिर। इसमें हम्म। फिर इसमें ऐसा फिर होगा कि वो कह रहा है कि जब एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है तो फिर ऑल अदर नहीं आएगा। हम्म। फिर क्या आएगा? ये जो, लार्जेस्ट चर्चेज आएगा, बस ये कट जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अदर, अदर जो है यहाँ पर गैर जरूरी है, इजाफी है। जब उसने कह दिया कि भाई लार्जेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो बस ऑल चर्चिज, तमाम चर्चिज की निस्बत वो ज्यादा है, अदर कर लगाने की क्या जरूरत है? सेंट पीटर्स एट रोम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल चर्चिज। ठीक है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक, किसी भी स्पेसिफिक चीज को हम बाकी तमाम दुनिया की तमाम या स्पेसिफिक कैटेगरी की तमाम चीजों से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर अदर लगाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी है जी ये। नेक्स्ट देखें, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन 20 years एगो। बताएं जी क्या है, मिस्टेक है? द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस। मुझे पहले ये बताएं, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट बताएं।
फिर मेन वर्ब बताएं। दे रिसीव इन वेजेस, ये इसका मेन वर्ब है। ओ, मेन वर्ब है दे रिसीव। वर्ब तो ये हो गया ना, या तो रिसीव होगा, ये रिसीव वर्ब है, दे रिसीव इन वेजिस तो वर्ब नहीं हो सकता। फिर 20 years अगो होगा फिर। क्या चीज, वर्ब बताएं, वर्ब। अफनान, दोपहर का सर खाना खाया है? रिसीव इसका मेन वर्ब है सर। हैं? रिसीव गलत है। जी सर। गलत है। उन्होंने जो रिसीव किया वेजेस, फिर ये इसको वाला दोबारा होगा मेन इसको वर्ब। दोबारा पढ़ें, इसका सब्जेक्ट देखें, इसका सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें। सब्जेक्ट द अमाउंट है सब्जेक्ट मेरे ख्याल में। नहीं, ये पूरा सब्जेक्ट है, द अमाउंट। आगे अमाउंट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। द अमाउंट, कौन सी अमाउंट? दे रिसीव इन वेजेस, ये पूरा सब्जेक्ट है। द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस। अब वो उसको आगे बता, देखो सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सेंटेंस किस तरह करेक्ट होगा? ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपने लिखने हैं अनकरीब। ठीक है, और उसमें बड़ी खूबसूरती आएगी। द अमाउंट, वो वाली अमाउंट। कौन सी अमाउंट? आगे उसी को तो बता रहा है, दे रिसीव इन वेजेस, वो वाली अमाउंट जो उन्होंने वेजेस में ली थी। इज, यहां पर इज को नोट करें। इज, इज ग्रेटर देन 20 years एगो। जी। अब बताएं क्या है। ये चलो मैंने दो चीजें बता दी, अब सोचो कि क्या मिस्टेक हो सकती है। दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, ग्रेटर। ग्रेटर, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। यही